हेलो, नमस्ते, हाय डियर स्टूडेंट। मैं आशीष यादव ग्रोथ क्यू क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन राइजर पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, इस चैनल से आप सब जुड़े और आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, हाई स्कूल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से जुड़ा हुआ है। पीछे क्लासों में हमने द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट के साथ साथ पहली एक्सरसाइज को भी हमने सॉल्व आउट कर रखा है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी ने क्लासों को पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा और अपने हाथों से बढ़िया से अच्छे से नोट्स आपने बनाया होगा। ठीक है ना। बात करते हैं आज की क्लास में और पीछे की क्लासों से आगे बढ़ते हुए इसी कड़ी में आज लेते हैं द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर क्या है प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका कॉन्सेप्ट और एक एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना। आज दूसरी एक्सरसाइज पर बात होगी। एक्सरसाइज 4.2 है। आज इसी पर चर्चा होगी और इसी एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं। प्रयास हमारा पूरा रहेगा और पूरा का पूरा प्रयास यह किया जाएगा कि जो भी क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, जो भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वे सभी आपको बढ़िया से कंठस्थ हों, आसानी से समझ में आए, व्यवहारिक तरीके से आपके व्यवस्थित हों, कोई दिक्कत ना हो। पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना, कि एक एक चीज़ों को बच्चों को तोड़ करके, हाँ कई बार ये होता है प्यारे बच्चों, एक्सप्लेन करने के चक्कर में आप देख रहे हैं टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग, आप नो डाउट टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है ना। जानबूझ के वीडियो को थोड़ा सा लंबे किए जा रहे हैं। कारण ये है प्यारे बच्चों, हम चाह रहे हैं कि चीज़ों को आपको ढंग से क्या किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, समझाया जाएगा। आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा देखेंगे प्यारे बच्चों तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और ना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर हाई स्कूल के बच्चे आपके पास पड़ोस में, यार मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी हो, उन विभिन्न बच्चों तक आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस क्लास को जरूर पहुँचाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई और आपके मन में इससे जुड़ा हुआ सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें अपनी सलाह सुझाव भी दे सकते हैं। आप सबका इसके लिए तहे दिल से स्वागत है। ठीक है ना। बढ़ते हैं आज की क्लास में और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चे, एक्सरसाइज लिखा गया 4.2, आप सभी बच्चे व्हाइट बोर्ड पर देख ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि गुणनखंड विधि से, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो भी द्विघात समीकरण लिखे गए हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे गए हैं, इनके हमें क्या करना है, सॉल्व करना, हल करना है। मगर ध्यान रखना किस विधि से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, जब हमने क्लास की पहली क्लास थी, जब कॉन्सेप्ट की बात किया था तो हमने कहा हल करने की दो विधियां हैं। पहली कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। ठीक है ना। जबकि दूसरी क्या होती है प्यारे बच्चों? दूसरी क्या होती है? सूत्र विधि। क्या होती है? सूत्र विधि। सूत्र विधि। ठीक है। जिसमें हम लोग कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं? श्रीधराचार्य का। कौन सा? श्रीधराचार्य, है ना। श्रीधराचार्य का सूत्र प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो हमें कौन सा विधि का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों? प्रश्न में दे रखा है कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निम्न द्विघात समीकरणों के क्या कीजिए प्यारे बच्चों? मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब आप समझिएगा, द्विघात समीकरण अगर इसको हल करते हैं तो जो भी चर है, x, y, z जो भी चर रहते हैं, उसके जो मान होते हैं प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। बातों को समझिएगा। चलते हैं, हमें कौन सी विधि प्रयोग करना है प्यारे बच्चों? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि प्रयोग करना है? गुणनखंड विधि। तो हम अभी सूत्र विधि की कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे लिए उपयोगी क्या है प्यारे बच्चों?
गुणनखंड विधि है। तो सूत्र विधि आगे इन फ्यूचर आगे जब भी क्लास बढ़ेगी तो आपको सूत्र विधि भी लगाने को मिलेगा, तो वहां पर हम सूत्र विधि के ज्यादा डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है ना। आज बातें करेंगे केवल गुणनखंड विधि के और चीजों को क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों, गुणनखंड विधि एक आसान विधि मानी जाती है, लोग ऐसा कहते हैं। फिलहाल आपको कैसा लगता है जरूर हमें बताइएगा। पूरा प्रयास करेंगे कि आपको भी एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन का सलूशन करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और देखना ये रहेगा कि हमारा प्रयास कहाँ तक होता है कामयाब। इसको आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करेंगे, टेंशन न लीजिएगा आप सब, ठीक है। वैसे भी हम हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, आप टेंशन न लीजिए। पहले क्वेश्चन का सलूशन देखिएगा प्यारे बच्चों। कौन सी विधि लगाना है? गुणनखंड विधि। सलूशन देखिएगा, पहले का सलूशन कर रहा हूं प्यारे बच्चों, देखिएगा सलूशन। हमने पीछे भी क्लास में इसको एक्सप्लेन कर रखा है, फिर भी आज एक बार फिर से इसकी चर्चा होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बातों को आप समझिएगा। देखिए, हमने पहले भी बताया था, आज फिर से एक बार बढ़िया से एक्सप्लेन। ये होता है प्यारे बच्चों प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। ये क्या होता है? मध्य पद। ये क्या होता है? अंतिम पद या अचर पद, चाहे जो कर लीजिए आप, नो डाउट क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नियम होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। देखिए नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों, अगर इसके साथ कोई संख्या है, नियम को समझिए, अगर इसके साथ, अगर प्रथम पद के साथ कोई भी संख्या है प्यारे बच्चों, तो इसको अचर पद के साथ पहले गुणा कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, मध्य पद को ऐसे दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आए, जबकि जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आए। बात समझिएगा। गुणा करने पर प्रथम पद और अचर पद के का गुणनफल हो, जबकि जोड़ने या घटाने पर ये होता है, ठीक है ना। तो यह नियम होता है। बहरहाल अभी यहाँ पर कोई संख्या नहीं, अगर जहाँ कोई संख्या नहीं होती तो वहाँ पर 1 मान लिया जाता है। अगर यहाँ 1 लेंगे तो 10 का नाम 10 होगा, तो बात सिंपल सी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? 3, यहाँ पर क्या है? 10। अब समझना है, 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 10 प्राप्त हो, जबकि जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो? 3। आप सभी बच्चे जानते हैं 5 और 2, अगर 5 गुणे 2 करोगे प्यारे बच्चों तो 10 होता है, मगर अगर 5 माइनस 3 कर दो तो क्या हो, 5 माइनस 2 कर दो तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 3 हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो हम इसको तोड़ सकते हैं। देखिएगा, गुणा करने पर 10 आना चाहिए था, आ गया, जोड़ने या घटाने पर 3, ये भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो देखिएगा, समझिएगा प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। किस में टूटेगा? ये 5 और 2 में। किस में टूटेगा प्यारे बच्चों? 5 और 2 में टूटेगा। देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगा लीजिए, 5 माइनस 2, x माइनस 10 बराबर 0। बात सही है। देखिए 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, ठीक है ना। और 5 दूनी 10, हमने कहा ये जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस 10 बराबर 0। ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, पहले हमारे पद 1 2 3 पद हुआ करता था। अब हमने अगर कुछ हल किया तो हमारे पास कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। कितने पद हो गए? 4 पद। जब भी प्यारे बच्चों 4 पद बनता है तो हम लोग 2 पदों में क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। क्या करते हैं? कॉमन करते हैं। अब अगर इस 2 पद की बात की जाए तो यहाँ पर कॉमन क्या है बोले तो उभयनिष्ठ क्या है? अगर देखेंगे तो यहाँ पर x उभयनिष्ठ दिखेगा। क्या दिखेगा? उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों पदों में हो प्यारे बच्चों। उभयनिष्ठ मतलब जो प्रत्येक पदों में। तो अगर हमें 2 पद में कॉमन करना है तो 2 पद में ही देखना है। अगर एक x कॉमन करेंगे तो चूंकि पावर 2 है तो 1 तो बचेगा, माइनस भाई x था कॉमन हो चुका तो बचेगा क्या? 5 बचेगा। बात समझ में आ रही? यहां से अगर देखा जाए तो यहां से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है ना। x तो है नहीं, 2 कॉमन है, 2 यहां भी मिल जाएगा, यहां पर भी x माइनस 5 दूनी 10,
ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए जब इस यहाँ तक हल हो गया, फिर आप देखिए इसमें अब दो पद बन गए। जब दो पद बन गए तो फिर देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे तो x माइनस 5 यहाँ से कॉमन हो गया, बचा यहाँ से x और प्लस 2, तो क्या लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, आप क्रम से एक बार x माइनस 5 बराबर 0 रखिएगा। देखिए माइनस है, माइनस पक्षांतर करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस वाला इधर आएगा प्लस होगा, प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस होगा। हम थोड़ा सा आपको अलग से यहाँ पर बता देते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं -5 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस अगर इधर आएगा प्यारे बच्चों तो प्लस x का मान, तो समझना यह है कि अगर इधर माइनस है तो पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से x के दो मान निकल कर आएंगे प्यारे बच्चों, x के दो मान निकलेंगे या दो मूल निकलेंगे या दो शून्य निकलेंगे, इसको 3 नामों से जाना जाता है। तो माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा, और यह प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण जो भी हमारे पास दे रखा था हमने उसको गुणनखंड विधि से हल किया प्यारे बच्चों, तो उसके दो शून्य कौन कौन से आए हैं, एक आया है 5, एक आया है -2। बात समझ में आ रही, उम्मीद करते हैं चीजों को एकदम बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों हमारी मेहनत जया न जाए, बिल्कुल उत्साहवर्धन करते रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को क्लियर हुआ, हटाते इसको, ठीक है ना, देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चे। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, एक एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पर भी डाउट होता तो जरूर बताइएगा हमें, साथ ही साथ वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, कौन सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा आज स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, चूंकि ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या बढ़े। दूसरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पर 2 है, प्रथम पद में अचर पद में 6, तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा कराओ तो कितना होता है 6 दूनी 12, और मध्य पद में कितना है 1, कितना है 1, इसका दोनों को आप गुणा कराइए तो 6 दूनी 12, जबकि मध्य पद में कितना है 1। तो अब समझो यहाँ पर है 1, हमारा नियम क्या कहता है कि मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़िए प्यारे बच्चों कि गुणा करने पर अचर इन दोनों का गुणनफल आए, इन दोनों का गुणनफल आए, जबकि जोड़ने या घटाने पर यह आए, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे जानते हैं 12 कब कब आ सकता है, ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका गुणनफल 12 हो और जोड़ने घटाने पर क्या हो 1 हो। तो 3 चौक 12 और 3 में 4 घटाओगे, सॉरी 4 तिहाई 12, तो 4 में 3 घटाओगे तो 1, मतलब गुणा कर रहे हैं तो 12 प्राप्त हो रहा है, जोड़ या घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों 1 प्राप्त हो रहा है। तो चलिए इसको लिखते हैं 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखना, आप समझना, अगर 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 प्राप्त होगा, मगर इन दोनों का गुणा कराते हैं तो इन दोनों का गुणनफल प्राप्त होगा कि नहीं, इन दोनों का गुणनफल 6 दूनी 12 होता है ना, कितना होता है 12, अगर इसमें गुणा कराएंगे तो 12 प्राप्त होगा, घटाएंगे तो यह प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा पूरा प्रयास होगा प्यारे बच्चों कि आप सभी बच्चों को एक एक चीज़ें, एक एक बिंदु बढ़िया से कंठस्थ हो, कहीं पर कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए, इनसे जुड़े हुए, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए। फिर हम चाहते हैं कि इस तरह के कभी भी प्रश्न आपको दिखते हैं आपके दैनिक जीवन में, आपकी पढ़ाई में, आपके एग्जाम टाइम में, आपके क्लास में, तो आप सभी बच्चे ऐसे क्वेश्चनों को बढ़िया से कैलकुलेट कर सकें, कोई डाउट ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो एक एक बच्चे को, ठीक है ना। बात आगे बढ़ती है। अब इसको हम लोग गुणा करा लेते हैं तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2x², फिर इसका एक साथ करेंगे प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 3x
माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने बताया प्यारे बच्चों, अगर 4 पद बन जाता है तो दो पदों में क्या करते हैं, कॉमन। अब देखिए इस 2 पद में और इस 2 पद में क्या कॉमन है। अगर इस 2 पद की बात करते हैं तो इसमें 2x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चे, 2x कॉमन दिख रहा है। अगर 2x कॉमन कर लेंगे तो केवल x बचेगा, इधर से क्या बचेगा, प्लस 2 बचेगा। चूंकि x तो बाहर जा चुका है, 2 दूना 4 होता है तो 2 बचा रहेगा प्यारे बच्चों, माइनस 3, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर 3 कॉमन करते हैं माइनस के साथ इधर तो x बचेगा। अगर माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन हुआ तो प्लस हो गया, यहाँ पर भी अगर माइनस कॉमन होगा तो प्लस बचेगा। अब थोड़ा से समझना, 3 बाहर करे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो प्यारे बच्चों, x प्लस 2 तो कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा, x प्लस 2, और इधर से क्या बचेगा, 2x माइनस 3, क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, बताइए क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आपको सॉल्व हुआ। अब यहाँ से x के मूल निकालना है, तो ध्यान रखने दिए गए द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। देखिएगा अब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा। ध्यान रखना, साथ ही साथ 2 गुणे में लगाओ, गुणे का पक्षांतर क्या होता है बच्चे, बटे होता है, भाग होता है, ठीक है ना। तो 3/2, यहाँ से x के 2 मान आएंगे या इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आएंगे, ठीक है। तो 2 मूल कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, एक -2 होगा और एक 3/2 होगा। अतः आप अंत में ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -2 और 3/2 है। ध्यान रखना यहाँ पर प्लस माइनस, देखिए जैसे 2 मान आए हुए हैं, 2 मूल आए हुए हैं, तो आप चाहे इस मूल को पहले लिखो चाहे इस मूल, यहाँ पर अभी कभी भी आपका गलत नहीं होगा। या अगर आप इसको यहीं से छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से, वैसे यहाँ तो छोड़ना तो जायज नहीं, मगर अगर करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर इसमें आगे पीछे को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चीज़ें अगर समझ में आ रहे थे बढ़िया से आप नोट्स में लिखते चलिएगा, अगर दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसीलिए हम हट जाते हैं साइड में, चूंकि आपको कोई भी कठिनाई ना हो। क्वेश्चन को भी पूरा लिख रखते हैं और सोल्यूशन को भी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को चीज़ें समझ में आ रही, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन और एक्सरसाइज के पहले का तीसरा पार्ट भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखिएगा क्या है, √2। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं प्यारे बच्चों। परीक्षा में कई बार 2 नंबरी 1 नंबरी पूछ लिए जाते हैं। कारण यह है कि जहाँ पर रूट लग जाता है, जैसे यहाँ पर रूट लगा हुआ, तो प्यारे बच्चों रूट के साथ बहुत से बच्चों को डर लगता है, कहते हैं सर रूट बड़ा कठिन होता है, क्या होता है। चलिए आप जानते हैं और आप अंत में जरूर बताइएगा कि रूट से आपको क्या भय लगता है। चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, उम्मीद यही रहेगी और कार्य करने का प्रयास रहेगा कि आप सभी को रूट का डर खत्म हो जाए। पूरा प्रयास करेंगे कि रूट का डर आपसे खत्म हो जाए। चलिए, या आपका रूट से डर खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, अब इस तरीके का क्वेश्चन लिख रखा, देखिए यहाँ पर x के साथ √2 लगा हुआ है, अचर पद में 5√2 लगा हुआ है। तो अब समझना प्यारे बच्चों, अगर इसका आपस में हम लोग गुणा कराते हैं तो समझना, आप सभी बच्चे यह जानते हैं कि यदि रूट का 2 बार गुणा करते हैं, किसी भी रूट का अगर 2 बार करते हैं, ध्यान रखना स्वयं के ही साथ 2 बार गुणा करना होता है। अगर स्वयं के साथ 2 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे आपको थोड़ा से समझाने के लिए लिखा जाए कि √5 इंटू √5, तो प्यारे बच्चों हमारा हर बच्चा जानता है अगर रूट मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट हट जाएगा, केवल 5 मिलता है। इसी प्रकार एक और समझ लीजिएगा, जैसे √3 गुणे √3 करेंगे तो क्या मिलता है, 3 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, 3 प्राप्त होता है। तो समझिएगा, आगे बढ़ते हैं
उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर यहाँ से √2 और √2 का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 5 यहाँ पर है, 5 दूनी कितना होगा 10। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इन दोनों का गुणा कराते हैं तो गुणनफल होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा बच्चे, 10 प्राप्त होगा। और मध्य पद में कितना है, 7 है। कितना है प्यारे बच्चे, 7 है। अब समझना, 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 10 प्राप्त हो। 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 10 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त हो। तो हमारा हर बच्चा बताएगा, क्या कहेगा कि बोलेगा सर 5 दूनी 10, 5 दो 7। तो बिल्कुल आप सही पकड़े प्यारे बच्चों, आपको 5 और 2 में तोड़ना है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे हम लिख लेते हैं √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। बातें समझ में आ रही। अब देखिएगा √2x² अगर इसका गुणा कराएंगे तो 5x प्लस 2x होगा। क्या होगा बच्चे, x होगा। हम रूट लिखने जा रहे थे, ठीक है ना, सॉरी। 5 √2 इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए बात करते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें कॉमन क्या है और इसमें कॉमन क्या है, ठीक है ना। अब 4 पद बन गया तो कॉमन देखते हैं। प्यारे बच्चों बच्चे देखेंगे आंसर, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं, x कॉमन होगा बस, ठीक है ना। तो देखिए टेंशन ना लीजिए, हम x ही कॉमन कर लेते हैं। क्या होगा, x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, √2x। थोड़ा x हमारा टेढ़ा मेढ़ा बनता है प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा अपना अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 5, ठीक है ना। चलिए प्लस। अब पूछेंगे बच्चे इसमें क्या कॉमन है, तो बच्चे कंफ्यूज कहेंगे सर इसमें कुछ कॉमन नहीं है। बेटा है, थोड़ा नजरिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, समझने का जरिया बदलिए, पूरा मैथ आ जाएंगे। कुछ नहीं करना। अब देखो आप सभी बच्चे जानते हैं अगर √5 गुणे √5 करते हैं प्यारे बच्चों तो क्या प्राप्त होता है, हमें 5 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों अगर कहीं पर 5 लिखा है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 × √5 भी तो लिख सकते हैं। बात तो समझ में आ रही ना। √5 गुणे √5 हो तो 5 लिखा जा सकता है। उसी प्रकार अगर 5 हो तो इसको हम √5 × √5 भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसी प्रकार अगर हमारे पास 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 ले सकते हैं। तो इसका मतलब 2 का मतलब यह है कि यहाँ पर रूट वाले 2 बार हैं। तो अगर एक बाहर कर लेंगे तो एक रूट तो बचेगा ना। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको √2 यहाँ से कॉमन करेंगे। चूंकि अगर √2 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या प्यारे बच्चों, √2x प्लस क्या बचेगा 5 बराबर 0 बचेगा प्यारे बच्चों। अब देखिएगा इस और इस दोनों पदों में प्यारे बच्चों कॉमन क्या हुआ है, तो यहाँ पर √2x प्लस 5 ये कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आपके पास बचेगा x प्लस √2। क्या बचेगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। अब ध्यान रखिएगा अगर यहाँ से x के मान निकालेंगे, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो यहाँ से x के मान निकल जाएंगे, माइनस के साथ लगेगा। यह भी प्लस है इधर आए तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 5 प्लस था तो पक्षांतर माइनस हुआ, और यहाँ पर गुणा है, गुणे का पक्षांतर प्यारे बच्चों बटे होता है, बोले भागे होता है, तो ये होगा, ठीक है ना। तो x के यहाँ से 2 मूल आएंगे या द्विघात समीकरण के 2 मूल आएंगे। एक क्या है प्यारे बच्चों, -√2 आया है, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, -5/√2 आया है। यह 2 मूल निकल करके आए हैं प्यारे बच्चों ये दिए गए द्विघात समीकरण को हल करने पर। आप अंत में लिख भी सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्रमशः -√2 और -5/√2 है। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि हमारी मेहनत आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, देखते हैं इसके बचे हुए पार्ट को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। इन सभी को नोट डाउन जरूर करिएगा। जैसे ही प्यारे बच्चों लॉकडाउन खत्म होता है हम सब स्वस्थ रहेंगे, है ना। फिर मिलते हैं लॉकडाउन के बाद, तो फिर ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे। जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक हम गवर्नमेंट के नियमों का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नियमों का और विभिन्न प्रकार के लगे बैन का
पालन करते हैं, साथ ही साथ घर पे रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। चूँकि भाई अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो आगे पढ़ पाएंगे, है ना। पढ़ाई के से पहले हमारा स्वास्थ्य जरूरी है। अगर हम लोग बढ़िया रहेंगे तभी आगे हो पाए। चलिए बात मुद्दे की करते हैं और आज की बड़ी कार्य चल रहे हैं। देखिएगा आज का चौथा क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या, 3 क्वेश्चन को हमने ढंग से क्लियर किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2x² - x + 1/8 = 0। 8 को थोड़ा से और शुद्ध कर देते, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना भाई, ये लिख रखा है। चलिए इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप सब क्या मिलेगा। अगर आप देखिए तो सिंपल से नियम वही, अगर इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 9 2/8 क्या निकलेगा 8। अगर इसको हम और हल करते तो 1/4 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर क्या है 1, क्या है बच्चे 1। अब सुनो, कोई ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 1/4 आता हो, है ना। ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 1/4 आता हो और जोड़ने या घटाने पर 1 आता हो। तुम्हारा हर बच्चा कहेगा सर आधा और आधा, है ना, आधा + आधा अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई 1 मिलेगा। और आधा गुणे आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1/, तो मतलब आधा होता है ना बच्चे, तो 1/4 मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, एक बार 1/2 + 1/2 कर देना, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो समझ में आ रहा है। इसीलिए अगर कहीं से भी कोई कैलकुलेशन बेस्ड कार्य होता है तो हम अलग से आपको रफ वर्क में समझा देते, क्योंकि बच्चों के मन में यह डाउट नहीं होता कि सर जी को कैसे पता हो जाता है, ये कैसे। बेटा कुछ नहीं होता है, आप भी अगर क्वेश्चन को हल करोगे, 1-2 बार हल करोगे तो आपके भी दिमाग में चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, तो आपको भी कहीं पर भी डाउट नहीं होगी। बस करना आपको यूं है कि आप चीजों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है ना। वीडियो को देखिएगा, क्लियर कीजिएगा, कहीं पर डाउट होता है तो जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आज लिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। आज पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चनों से बनी हुई है सब बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। तो क्लियर करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसका जो सलूशन होगा प्यारे बच्चों, तो देखिएगा सलूशन क्या होगा। इसको लिखेंगे 2x² - हमने अभी बताया था क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 1/2 + 1/2। चूंकि सभी को पता है आधा आधा 1 होता है और आधा गुणे आधा 1/4 होता है प्यारे बच्चों, + 1/8 = 0, ठीक है ना। अब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं प्यारे बच्चों तो 2x² - 1/2x, चूंकि माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2x + 1/8 = 0, ठीक है ना। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है, अब 4 पद बनेंगे तो 2-2 पदों में हम लोग क्या करते हैं उभयनिष्ठ ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है देखो 2 यहाँ पर भी है, x है और 2 यहाँ पर है। देखो अब थोड़ा समझना होगा, यहाँ पर अगर 2x कॉमन कर लेंगे तो x, भाई x यहाँ निकल गए यहाँ निकल गए, बच्चों को समझ में कोई दिक्कत नहीं। मगर जब 2 यहाँ से कॉमन करेंगे तो बच्चों के मन में डाउट आ जाएगा, कहेंगे सर यहाँ तो 2 नीचे ऊपर तो 2 है ही नहीं है। देखो प्यारे बच्चों यह नियम होता है कि यदि अगर कोई चीज कॉमन किया जा रहा है वह किसी भी पद में नहीं होता है, अगर ऊपर नहीं है तो वही चीज क्या हो जाता है बटे में लग जाता है। क्या होता है बटे में। जैसे यहाँ पर 2 कॉमन किए तो 2 तो यहाँ था निकलेगा, मगर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसीलिए तो हमारे लिए समझाने का मुद्दा होता है कि अगर जहाँ नहीं है, अब देखो यहाँ पर 2 नहीं है ऊपर तो 2 नहीं है तो कॉमन करेंगे तो 2 यही नीचे आके लगेगा, तो 2 पहले से और 2 अब आएगा कॉमन वाला, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4। अब जिन बच्चों के मन में डाउट हो सर ये हमारा सही है कि गलत है, उनके भी डाउट को हम क्लियर कर देते हैं। बेटा थोड़ा सा इधर देख लेना, आप सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर हमारा सही है गलत, अब देखो सही है गलत, अगर इसको हम अंदर गुणा करा दें फिर से हमें ये पुनः प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा सही है जो हमने हल किया, अदरवाइज क्या है गलत कहेंगे। अब देखिए अगर अंदर गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों तो 2x²,
फिर से इसका इसके साथ करेंगे तो -2/4x है ना। और आगे हल करते हैं तो 2x² -2 × 2 दिख रहे हैं ना, फिर से वही प्राप्त हो गया। तो चीजें सही है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, चीजें जो भी लिखी गई वो सब क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस यहाँ से क्या कॉमन होगा बच्चों, 1/2 कॉमन होगा। 1/2 करेंगे तो x तो बचेगा ही बचेगा। अब देखो 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को लिख सकते हैं 1/4 × 1/2, ठीक है ना। अगर इसको कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 बचेगा। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1/4 = 0 बचे। क्या बचेगा, 1/4। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, सॉरी गलत किया गया, थोड़ा सा त्रुटि हुई, समझिएगा। अगर हमने माइनस कॉमन कर लिए प्यारे बच्चों तो माइनस यहाँ से निकल गया, प्लस हो गया, और जब प्लस से माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा प्यारे बच्चों। एक एक चिन्हों को भी बेहद ध्यान रखना पड़ता है। तो अब देखिए ये और ये दोनों पदों में क्या है, कॉमन है। दोनों पदों में कॉमन क्या है, x - 1/4। फिर अगर 1/4 x - 1/4 कॉमन कर लेते इधर से बचेगा क्या, इधर से बचेगा 2x - 1/4 = 0। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर इस वैल्यू को हल करते हैं, यहाँ से x के वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस में है, इधर आएगा प्यारे बच्चों प्लस में 1/4। अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो 1/2 होगा, ठीक है। इंटू जब 2 गुणे का 75 भाग होता है, ये भी आ जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से दिए गए समीकरण के 2 शून्य और प्राप्त हुए, या 2 शून्य प्राप्त हुए, कौन कौन से, 1/4 और 1/4। तो इसके दोनों शून्य सेम आए हुए, ठीक है ना। तो आगे बढ़े प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बातें क्लियर हुई, समझ में आ रहा है, जरूर लिखिएगा। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों शून्यक 1/4 और 1/4 है, दोनों समान आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया है, बातें समझ में आई। मिटा दें, नोट डाउन करोगे, मिटा दिया जाए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो कुछ आपके लिए ये भी दे दिए जाएं, है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बचा हुआ 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 4 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ये जो बचा हुआ 5वां क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। तो आपको करना है क्या है, इस क्वेश्चन को SW में जरूर सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। बहुत आसान है, 100 × 100, 10 × 100, 10 × 10 = 20 होता है। तो आप तोड़ लेंगे, उम्मीद करते हैं आप तोड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्लियर होता है प्यारे बच्चों, इसको आपको SW में करके आना, ठीक है ना। SW में करके आना प्रत्येक बच्चे को। आज थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी क्योंकि आज पूरी एक्सरसाइज को वाइंड अप करना है, ठीक है ना। देखिएगा दूसरा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपको उदाहरण ढूंढना पड़ेगा, तो आप उदाहरण जरूर देख लीजिएगा। उदाहरण 1 कहाँ पर है भाई, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। चलिए ठीक है, उदाहरण की बात कर रहा है, कह रहा है हाँ ठीक है, उदाहरण की बात कर रहे हैं। थोड़ा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भी कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिएगा। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने का एग्जाम्पल में आपको ऑलरेडी सॉल्व रखा है प्यारे बच्चों, आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास बची हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं कह रहा, आपके दिए गए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना, आप सॉल्व आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम आज बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर, ठीक है ना। सवाल नंबर 3 एक बेहतरीन सवाल की तरफ बढ़ने चल रहे हैं। अब हम लोग आज जो सवाल नंबर 3, 4, 5 करेंगे। 3, 4, 5, 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रियली बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। ये सब आपकी परीक्षा में बनने वाले प्रश्न हैं। वो चाहे आपका स्कूल की परीक्षा हो, विद्यालयी परीक्षा हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की परीक्षा हो, हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न की चर्चा चल रही है, ठीक है ना। तो केयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक एक बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा, फैला दीजिएगा,
तब लगेगा हम लोगों ने आपके लिए कुछ मेहनत किया। और एक चीज़ समझ लीजिएगा, वीडियो पर जितना अधिक से अधिक व्यूज़ आएंगे, जितने अधिक से अधिक लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, हमारा भी उत्साह थोड़ा सा और बढ़ेगा, लगेगा बच्चे इसके लिए क्या है, उत्साहित है, और हमें भी क्या करें, मोटिवेट करें, प्रेरित करें, तो हम और दुगना एनर्जी के साथ और अधिक मेहनत करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है, फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182, ठीक है। कह रहा है सवाल नंबर 3 बहुत प्यारा प्रश्न है, कह रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं कहा है कि दो क्रमगत संख्याएं का, थोड़ा सा देख लिया जाए। कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और उनका गुणनफल क्या हो 182। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनका योगफल क्या हो प्यारे बच्चों 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं। देखिए भाई आपको दो चीजें दे रखा है, एक योगफल दे रखा है, योग दे रखा है, क्या दे रखा है योग, मतलब अगर दोनों संख्याओं को योग की बात किया जाए तो ये दे रखा है, गुणनफल की बात किया जाए तो ये दे रखा है। चलिए इन्हीं की मदद से हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए माना, देखिए हमें कोई संख्या पता है नहीं, अगर पता नहीं तो एक संख्या को मानेंगे, हो सकता है उसी की मदद से हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए मानते हैं, माना पहली संख्या बराबर हमने क्या मान लिया यक्स, क्या मान लिया बच्चे यक्स मान लिया। अब बताओ दो संख्याओं की योग क्या है 27 है, एक संख्या क्या है यक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या आपको बताना, दूसरी संख्या क्या होगी भाई। देखिए जैसे आप समझ लेते हैं, दो ये मार्कर हमारे हाथ में, कह रहा है दो मार्कर का मूल्य 100 रुपये है, 50 रुपये कुछ भी, हम 100 रुपये मान के चलते। कह रहे दो मार्कर का मूल्य 100 रुपये, अगर हम मान लेते हैं एक मार्कर का मूल्य 40 रुपये है तो दूसरे का क्या होगा, तो जल्दी से बता देंगे, कहेंगे सर जो हमारे पास 100 रुपया था, जो टोटल रुपया था, इसी में से पहले वाले का मूल्य घटा देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, दूसरे वाले का मूल्य। तो ये हमारा क्या था, टोटल था, टोटल में से पहले वाले का रेट घटा दिए, मूल्य घटा दिए, इसकी जो प्राइस थी, तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरे वाले का मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? तो भैया हमने भी यही कर रखा, हमने पहले को माना है x और दोनों का योग पता है कितना 27, कितना पता है 27 पता है। तो अगर दूसरा ज्ञात करना हो तो योग में से पहले को घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, दूसरा प्राप्त हो जाएगा। तो योग था 27 माइनस x, तो दूसरे की क्या हो गई, प्राप्त हो गया, संख्या प्राप्त हो गई। ठीक, दूसरी संख्या कैसे निकाले सबका क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरी संख्या प्राप्त हो गए। फिर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, नो डाउट, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल बोले तो x इन ब्रैकेट 27 माइनस x इज इक्वल टू कितना है 182, कितना है 182 है, ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब इसका गुणा कराते हैं, इसके साथ अगर गुणा कराएंगे तो ये होगा 27x माइनस x, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना होगा, सॉरी इज इक्वल टू
182, ठीक है ना बच्चे। चलिए अगर बात करते हैं पूरे को इधर ले जाते हैं तो -x² प्लस 27x, देखिए 182 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस खत्म करेंगे तो आएगा x², प्लस वाले माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही। ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास दो मेथड है। कितने मेथड है, दो मेथड है। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा क्या होता है, सूत्र विधि। तो एक एक विधि को क्लियर करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, एक विधि से किसी से भी आप लगा लीजिए। हम गुणनखंड अभी हाल फिलहाल में तुरंत अभी खत्म किए हैं, तो वहीं से लगाने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को आपको ज़्यादा समझ में आएगा। x², अब देखो ठीक है, x² माइनस, समझना मध्य पद में कितना है 27, अचर पद कितना है 182। अब समझो, कहता है 27 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पर 182 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए प्यारे बच्चों, 27 आ जाए। तो आप सभी को पता है 14 और 13 कितना होता है, 27 होता है, जबकि 14 13 में कितना होता है प्यारे बच्चों, 182 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कितना, x² इन ब्रैकेट 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा उधर हमें लिखना था, ठीक है। इधर से होगा x² माइनस, इधर से होगा तो 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दो पदों में कॉमन करते हैं प्यारे बच्चों। इन दो पद में क्या कॉमन है, x कॉमन, तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। अब देखिए x माइनस 14 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 14 नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x के दो मान आएंगे, कितने मान आएंगे प्यारे बच्चों, दो मान आएंगे। अगर इधर करेंगे 14 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और इधर करेंगे तो 13, ठीक है ना। तो ये आपके दो मान आ गए। क्या था प्रश्न, क्या कह रहा था, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो प्यारे बच्चों। तो हमने दो संख्याएं ज्ञात किया, हल करने पर हमें प्राप्त हुआ कि दोनों संख्याएं 13 और 14 हैं। अब हमारा उत्तर सही है कि गलत है, हम लोग चाहें तो यहाँ से आप क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उत्तर की जाँच कर सकते हैं, या आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते, कहीं पर भी रख देंगे, आपके उत्तर की जाँच हो जाएगी। अब देखिए उत्तर की जाँच हम ऐसे क्वेश्चन से ही करके दिखा दे रहे हैं। अब देखो, अगर दोनों को जोड़ो तो 27 आना चाहिए, योग तो 27 होना चाहिए। तो 13 14 27 होगा कि नहीं होगा, बता दो, होगा ना, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं और दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर 13 14 हम में करते हैं तो कितना होता है, 182 होता है। तो उत्तर हमारा सही है। हम लोग अंत में लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 13 और 14 है। बात क्लियर, क्या लिखेंगे, अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 13 और 14 हैं। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा। पूरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है, थोड़ा समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बनते हैं तो परीक्षा में कम से कम 4 नंबर आपके लिए जरूर लेकर के आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर दोबारा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी तो जरूर बता दिए, क्वेश्चन को हम दोबारा एक्सप्लेन कर दिया करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को समझ में आना बहुत कंपलसरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है दो
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो बच्चों, 365 हो। 365 बहुत प्यारा ही डिजिट है ना, चूंकि हमारे जो नॉर्मल ईयर होते हैं ना उसमें भी 365 दिन होते हैं। चलिए, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग क्या होगा प्यारे बच्चों, 365 होगा। क्रमागत के हमने पिछली क्लास में भी पार्ट एक्सरसाइज 4.1 में भी चर्चा कर रखा था, फिर भी एक बार यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। एक भी वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि जो एक से जुड़े हुए एक कॉन्सेप्ट लगते हैं हर क्वेश्चन में, तो बिल्कुल एक एक वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, ठीक है। भी कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, प्रश्न को एक बार फिर से समझते और एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों के योग 365 है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें समझने वाली यह बात है कि हमें क्या चाहिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब समझना, अगर हम एक धनात्मक पूर्णांक को मान लेते हैं तो उसका क्रमागत दूसरा तो मिल ही जाएगा। क्रमागत मतलब जो क्रम से आता हो, क्या हो, क्रम से आता हो। जैसे 6 के बाद 7 आएगा, 10 के बाद 11 आएगा, 27 के बाद 28 है, 31 के बाद 32 है। इस तरह की जितने भी संख्या होती है क्या होती है, क्रमागत होती है। तो अगर एक देखो, अब थोड़ा समझो, क्रमागत में क्या होता है, जैसे हमने एक को माना 7 तो अगला क्या होता है 8, अगर हमने माना 8 तो अगला होता है 9। अब आप देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसमें क्या होता है +1 हो जाता है, इसमें क्या होता है प्लस, मतलब एक एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्रमागत में एक एक की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा से माना, क्या करेंगे, माना पहली संख्या को क्या मान लें प्यारे बच्चों, बराबर x, है ना। इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, अब बताना आप सभी को। हमने माना पहली संख्या x है, तो अगली क्या होगी, एक जुड़ जाएगा, क्योंकि क्रमागत पूछा है तो x + 1 क्या हो जाएगा बच्चों, x + 1, ठीक है ना। तो यह दो संख्या होगी। कह रहे इनके वर्गों का योग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिन बच्चों को दिक्कत होगी वह लिख लेंगे प्रश्नानुसार, बात वही होगी, ठीक है ना। कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, वर्ग करेंगे तो इसका करेंगे तो वर्ग, ये योग कह रहा तो प्लस कर लो यार। इनके वर्गों का x + 1 का जो स्क्वायर होगा इसका, और इन दोनों के वर्गों का जो योग होगा प्लस होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, 365 होगा, ठीक है ना, ये कह रहा है। ठीक, अब आप समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। x² में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो x² + 1 + 2x। देखो इधर करेंगे तो पक्षांतर करेंगे, प्लस का माइनस होगा, 365 बराबर 0, ठीक ना। अब देखिए x² में x² जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो 2x², ठीक है ना। अब देखिए प्लस 2x क्या होगा, 2x। अब देखो एक में से 365 घटाओ तो -364 बराबर 0। ये अब आप सभी बच्चे देख रहे होंगे तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण बन गया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखें 2 2 2 प्रत्येक पद में, तो 2 कॉमन कर लीजिए। अगर 2 कॉमन करेंगे प्यारे बच्चों तो बचेगा x² + x माइनस, अगर इसमें से 2 कॉमन करेंगे, 2 × 9 2 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 182 = 0।
अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 अभी हमने पिछले एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा था, फिर भी यहाँ सॉल्व जरूर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास अचर पद में है 182, मध्य पद में है 1। सुनिएगा, वहां पर 27 था, यहाँ पर 1 है। कह रहा है कि मध्य पद में बोले 1 को वैसे दो भागों में तोड़ो प्यारे बच्चों, गुणा करने पर 182 आ जाए, जबकि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 1। अब देखिए 14 13 हम में 182 अभी हमने हल किया था, और 14 में से 13 घटा लो तो कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा। घटाने पर 1 आ रहा है, गुणा करने पर 182। बात क्लियर है? तो देखिएगा इधर सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ना लिखेंगे प्यारे बच्चे, 14 माइनस क्या लिखेंगे 13, ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 है ना। अगर इसको और आगे हल किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0 आएगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब देखिए यहां से x के मान निकालेंगे तो 2 मान निकलेगा, माइनस का पक्षांतर करेंगे प्यारे बच्चों तो प्लस आएगा, कॉमा प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा। अब ध्यान रखिएगा संख्याएं कैसे हैं प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक कहा रखा है, धनात्मक पूर्णांक आपको प्रश्न में दे रखा है। तो पहली बात तो ध्यान रखिए, तो हमारा ये वाला वैलिड होगा, ये वाला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा, देखिए ये धनात्मक पूर्णांक है जबकि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हमें ध्यान रखिए, अब देखिए दोनों धनात्मक पूर्णांक अगर प्राप्त करने हो, पहला मिल गया मान लेते 13 चूंकि धनात्मक है, और 13 में 1 जोड़ोगे तो 14, आना तो वही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से साफ सुथरा लिख देते हैं। एक आएगा प्यारे बच्चों 13, एक आएगा माइनस 14। अतः लिखेंगे, अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः 13 और 14 है। एक चीज थोड़ा समझना, ठीक है ना, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, नहीं बच्चे के मन में कंफ्यूज होने लगे। भाई ये 14 नहीं है जो आप सोचोगे कि सर आपने तो 13 माइनस 14 निकाला था और लिखा 13 14 है। भाई देखिए ये नहीं है। अब समझिए ये 14 कहाँ से आया, अगर हम यह 13 यहाँ रखेंगे तो 13 एक 14 यहाँ से निकल रहा है, बात समझ। अगर यहाँ पर ऋणात्मक कहा होता तो यहाँ पर 14 रखते, माइनस 14 प्लस 1 माइनस 13 आ जाता। ऋणात्मक कहता तो ऋणात्मक आते, धनात्मक कहता तो धनात्मक। बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के, ठीक है। बचे हुए अंतिम 2 क्वेश्चन क्लियर करके चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बढ़े, देखिएगा अगला क्वेश्चन। मिटा दे भाई, मिटा दें, बताइएगा मिटा दें कि अभी नोट डाउन करेंगे। देखिए पूरा प्रश्न को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे। कह रहे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365। हमने माना कि पहली संख्या x और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1। क्रमागत कहेगा तो x प्लस 1 होगा, y 1 प्लस y प्लस 1 होगा, z प्लस 1 होगा, t प्लस 1 होगा, जो भी कहेगा आप मान लेंगे, ठीक है। फिर कह रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इनके दोनों के वर्गों का योग, इनका वर्ग और इनके वर्ग का जो योग होगा वो 365 होगा, ठीक है ना। यहां तक
इंपॉर्टेंट। इसके बाद तो केवल कैलकुलेट किया गया भाई, ये वैसे लिख लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या किया x+1 का होल स्क्वायर लगाया गया, या a + b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab माइनस प्लस का पक्षांतर करेंगे तो माइनस आएगा, x स्क्वायर में x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा, फिर इसमें 2 कॉमन करेंगे, ये आएगा, 2 इधर आएगा, 0 हो जाएगा। आप चिंता ही ना कीजिए कि ये आएगा। फिर हमारा नियम क्या कहता है, 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 14 13 में 182 कैलकुलेट कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। अगली इसी आज की क्लास में अगला क्वेश्चन नंबर 5। 2 और तड़कते भड़कते क्वेश्चन लेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अब जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्लास होने की प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक चीजों को क्लियर करेंगे, धीरे धीरे आप सबकी भी एक्यूरेसी बढ़ेगी, है ना, तो मजा आएगा। ठीक है ना, करना कुछ नहीं, वीडियो को फैला देना पूरे, ठीक है ना, इतना फैलाओ कि एक भी बच्चा छूट ना पाए, लगे ना कि उसे लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा लगे कि बिल्कुल हर चीज व्यवस्थित चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे बच्चे, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कि ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है बच्चे, कम है, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। शेष भुजाएं या अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न, रियली बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो लगता है कि आज बच्चों के लिए हमने वर्क किया। कह रहा एक समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात है, ये समकोण, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है एक बड़ा वर्ड है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितनी कम है बच्चे, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो शेष भुजाएं ज्ञात आपको करना है, ठीक है। चलिए एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज कुछ यूं बनता है, थोड़ा से साफ सुथरा बनाएंगे, देखिएगा ये बात, ठीक है ना। चलिए समकोण त्रिभुज का प्यारे बच्चों ये एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। जिस पर त्रिभुज बना होता है क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है बच्चे, आधार होता है। और बची हुई भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है कि जो कर्ण है बच्चे, ये वाली जो भुजा है कितनी है, 13 सेंटीमीटर। कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फिर आगे प्रश्न को पढ़ते हैं, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब आधार जितना भी होगा, ऊंचाई जो होगी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। लंब को ही हम लोग ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है ना, लिख लेते हैं, नहीं आपको दिक्कत होगी समझने में, बच्चों को कहीं पर कठिनाई ना हो। हम मान लेते हैं, अगर इसको मान लेते हैं यक्स, तो ये क्या होगा, x - 7। कारण ये है प्यारे बच्चों, प्रश्न में दे रखा है कि जो आधार से जो ऊंचाई होगी आधार से कितनी होगी, 7 कम होगी। एक फिगर आपने ड्रा किया, फिर आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच संबंध कौन बताता है प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। कौन बताता है,
अगर देखिएगा तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है प्यारे बच्चों, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि कर्ण, बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लगाएंगे क्या प्यारे बच्चों, होता क्या है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है ना। आप इसको अगर हिंदी में भी लिखना चाहें तो आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। हम प्रयास करें थोड़ा शॉर्ट में काम किया जाए इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चीजों को और इंटरेस्टिंग करते हैं, बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ से आधार की बात करें तो आधार बोले तो एक्स स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर लगा है, प्लस लंब की बात किया जाए तो लंब बोले ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, कर लिया भाई, है ना, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, प्लस x माइनस 7, यहाँ पर लगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्ग कर दो बताओ 49, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 प्लस नहीं माइनस वाले में 2a भी होता, 7 दूनी 14, x बराबर 13 का 169, ठीक है ना। चलिए एक तरफ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इधर करेंगे x तो 2x स्क्वायर, है ना, प्लस कितना होगा बच्चे, प्लस सॉरी माइनस 14x प्लस 49। अब देखो ये प्लस में है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, 169 इज इक्वल टू 0। अब देखना प्यारे बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब देखो 49 में 169 घटाओ तो सिंपल सी बात है, 169 में 49 घटा लो यार, 9 में से 9 0 गए, 6 में से 2 1, तो माइनस 120 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ तक बन गए। अब थोड़ा सा इसको अगर चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, 2 पूरे से कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है ना। 2 इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या प्यारे बच्चों, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए 7 को मध्य पद में क्या है 7, अचर पद में 60। अब नियम क्या कहता है, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 60 अचर पद या 60 आ जाए, जबकि जोड़े घटाने पर मध्य पद आ जाए। तो देखिए 12 पंचे 60, क्या होता है बच्चे, 12 पंचे 60। अगर 12 में 5 से गुणा कराएंगे तो 60 होगा, 12 में 5 घटाएंगे तो 7, चूंकि 7 5 12 होता है। तो गुणनखंड तो आसानी से कर ही सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 पंचे 60, 12 माइनस 5, x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, यहाँ पर क्या होगा 60 होगा। अब देखिए ये इसमें कॉमन, इसमें क्या कॉमन होगा x, तो x माइनस 12 प्लस 5, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर एक आएगा 12, दूसरा आएगा माइनस 5। देखिएगा हम 12 को लेंगे, माइनस 5 को नहीं लेंगे प्यारे बच्चों, चूंकि जो त्रिभुज बना होगा, त्रिभुज
जो बना होगा उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी होता है कभी भी निगेटिव नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, इनके बीच एक दूरी होती है, और आप सभी बच्चे जानते हैं दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव होगी। मगर वहाँ पर हमें पॉजिटिव निगेटिव कोई दिक्कत नहीं, अगर हम एक यहाँ से ले भी लेते हैं तो हमारा कार्य हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम ले लेते हैं कितना, ये 12 लेंगे, अगर यह 13 है, यह 12 है, तो आप पाइथागोरस त्रिक पढ़े होंगे, 5 से 12 13 होता है, ठीक है ना। तो वहाँ से भी ले सकते हैं, डायरेक्टली लिखेंगे अतः इधर लिख दें, इधर स्पेस है, अतः त्रिभुज सिंबल की शेष भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, चूंकि यूनिट सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आप अंत में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, ये होता है। अतः त्रिभुज की शेष भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हुआ, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रियली बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास के, चूंकि क्लास काफी लंबा खिंच गया, ठीक है ना, आज कई क्वेश्चन भी किए गए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नोट्स में जरूर रिवाइज करिए, अपने वर्क कीजिए, इतना वर्क कीजिए ना, एक क्वेश्चन तैयार हो जाए, तब लगेगा हमने आपके लिए वर्क किया। एक क्वेश्चन को तैयार कर दो यार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी एक्सरसाइज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज तो वही चलेगा, है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, कहिए तो SW दे दिए, कहिए तो सॉल्व कर दें, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन को तो लिखने दो यार, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर तो बताएंगे आपको क्या करना रहेगा, ठीक है ना। आपके लिए जितने भी मेहनत किए जा रहे हैं भाई, आपके लिए वर्क बहुत कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सभी बच्चे जानते हैं क्लास करने में कितने टाइम लगते हो, कितना वर्क करना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा और चीज़ों को बेहतर बनाइएगा। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन और आज के जो एक्सरसाइज चल रहा है उस एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा काफ़ी बड़ा है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा, सोल्यूशन छोटा रहेगी। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है ना। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है कि हम दुगुने से अधिक है, ठीक है ना। तो क्या रहा है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, काफी बड़ा क्वेश्चन है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है, काफी लंबा चौड़ा प्रश्न है, कोई बात नहीं, प्रश्न जितना बड़ा है सलूशन उतना छोटा होगा। ठीक है ना, क्योंकि परिश्रम जितनी कठिन होगी सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक कुटीर उद्योग की। प्रश्न को एक बार फटाफट पढ़ते हैं, फटाफट रिवाइंड करते समझाते, चूंकि क्वेश्चन को फटाफट बैंडअप करना, क्लास काफी लंबा खिंच रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन में, भाई हमें पता नहीं कितना बर्तन निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, जो एक विशेष दिन, कोई स्पेशल दिन था, उस दिन यह देखा कि जो भी वह बर्तन बना रहा है, अगर एक नग मतलब एक बर्तन पे जो लागत आती है उसकी, ठीक है, सॉरी, एक दिन के निर्माण, थोड़ा देर नग के निर्माण की लागत उस दिन के, एक नग की जो लागत है उस दिन के जो निर्माण किए गए कुल बर्तन है ना, उनकी संख्या दुगने से 3 अधिक है। कितना है? दुगने से 3 अधिक। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल जो लागत है 90 रुपया है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करना। तो हमें प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो हमें मानना पड़ेगा कि एक उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x, तभी तो लागत निकलेगी। माना निर्मित, सॉल्यूशन चल रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान लिया जाए, x। तो लागत क्या होगा, लागत में कह रहा बच्चे, कह रहा दुगुने से 3 अधिक। दुगुना मतलब 2x, 3 अधिक मतलब +3। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले भाई, ये वाला थोड़ा सा चल कम रहा है, चलिए नहीं तो अभी पिलाना पड़ जाता। ठीक है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है प्यारे बच्चों, और लागत कितना है, 2x + 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा है इसकी जो कुल है ना, निर्माण की कुल लागत 90 रुपया थी। अभी देखो 90 का यूज है भाई, देखो अगर मान लेते हैं, अगर हम एक दिन में 5 बर्तन बनाते हैं, एक बर्तन की कीमत 2 रुपया, अगर टोटल करना होता है 5 × 10 करते, 5 × 2 मतलब जो होता है, जितने बर्तन बनते हैं, एक बर्तन की जो लागत होती है, उन दोनों का अगर गुणा करा देते हैं तो टोटल से गुणा कराएंगे तो टोटल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब आप सिंपल समझ लो, अगर इन दोनों को हम गुणा कराते हैं, हमने बर्तनों की संख्या उस दिन कितना माना है, x, और एक बर्तन के रेट इतना है, अगर बर्तनों की संख्या में बर्तनों के रेट से गुणा करा देंगे तो ये टोटल पैसा ही तो प्राप्त होगा, है ना। तो समझ लो, कहने का मतलब x इन ब्रैकेट 2x + 3 = कितना होगा, 90 रुपये। अभी ठीक, इसका गुणा करा दो अंदर, तो गुणा कराएंगे तो 2x² + 3x - 90 = 0। ये बात क्लियर हो गया। अब ये क्या बन गया बच्चे, द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब देखिए, अगर इसके गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18, 180 है ना, है कितना, 3 को वैसे 2 भागों में तोड़ो
3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, 3 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो, गुणा करने पर 180 आ जाए, जोड़े घटाए पर 3 आ जाए। प्यारे बच्चों तो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, देखिएगा, ठीक है। तो आप समझते हैं 18 में कितना होता है? 180 होता है ना, 180 होता है भाई, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 15 दाम में 150, 15 तो 12 15 होगा क्या शायद, 15 12 12 पंचे 60, 12 91 12 6 18, सही आ रहा है, सही आ रहा है, हम गलत बोल रहे थे। चलिए तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 में 12 घटा लोगे बच्चे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। और 12 15 में 180। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। इस पूरे में कॉमन क्या होगा बच्चे? x, तो क्या बचेगा? 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से 6 कॉमन होगा, 6, तो 6 दूनी 12, कितना आएगा? माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस 12 15 में 15, हाँ 15 छक्का 90 बराबर 0। अब देखेंगे तो 2x प्लस 15 और x माइनस 6, यहाँ से x के 2 मान निकल करेंगे। अगर x के 2 मान निकलेंगे तो x माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस होगा, इधर 15 इधर है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 15, 2 गुणे में आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा बर्तनों की संख्या कितनी आई है? 6, ठीक है। और लागत कितनी होगी? 6 दूनी 12 3 15। अतः हम लोग लिखेंगे क्या? अंत में उत्तर लिखेंगे अतः बर्तन निर्मित, ऐसा कर लेते हैं, बात खत्म करते हैं, यही लिखते हैं, है ना, थोड़ा जुगाड़ लगा देते हैं। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आएगी बच्चे? 6। और लागत कितना है? 6 दूनी 12 3 15, ठीक है। एक बर्तन की लागत 15 रुपए और बने कितने? 6। अब दोनों को गुणा करो, 15 छक्का 90 याद हो रहा है। तो बातें समझ में आई। ये था प्यारे बच्चों आज की क्लास। आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.2 को पूरा का पूरा क्लियर किया। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे कल की क्लास में। बने रहिएगा ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल एजुकेशन राइजर पर। मैं आशीष यादव आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए बस इतना ही।